अंजना कृष्ण मैम का ये केस तो आपने सुना होगा, जिसमें डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के फोन करते हैं और उनको धमकाते हैं कि मुझे पहचाना नहीं। अब लोग मांग कर रहे हैं कि इन पर जांच होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहला सवाल कि इसमें जांच होगी कैसे, क्योंकि सत्ता में तो वो बैठे हैं और उनकी अलाई पार्टी जो बीजेपी है फिलहाल उसी की सरकार केंद्र में, और नेताओं के साथ भ्रष्टाचार का बहुत पुराना नाता रहा है, चाहे वो अवैध खनन का मामला हो या शिक्षा घोटाला हो या राशन घोटाला हो, कोई भी हो। अब अजीत पवार का नाम सामने आया तो इनकी भी किताब खोली गई जब पुरानी, तब पता चला कि इनके ऊपर बहुत सारे घोटाले थे, लेकिन सत्ता में आते ही इनके पाप धुल दिए जाते हैं। अब जरा हम आपको बताते हैं कुछ केस। इरिगेशन स्कैम इनके ऊपर लगा था 25,000 करोड़ रुपए का। अब इनको इस चीज में क्लीन चिट कब दी गई, जब ये महाराष्ट्र की सत्ता में आए। 30 दिसंबर को ये सत्ता में आते हैं महाराष्ट्र के, और उससे पहले 6 दिसंबर को इनको एंटी करप्शन ब्यूरो क्लीन चिट दे देती है मामले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो एजेंसी है और ये जो सरकार में बैठे लोग इनसे कुछ सांठगांठ हुई, लेकिन इनकी टाइमिंग पर सवाल जरूर उठता है, क्योंकि अजीत पवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप बहुत पहले से लगते रहे। खुद पीएम मोदी जो महाराष्ट्र के चुनावों में रैलियां होती थी, लोकसभा चुनाव में रैलियां होती थी, वहां पर भरे मंच से पवार परिवार को बोलते थे, क्योंकि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार और पहले एक ही पार्टी में थे। लेकिन जब बीजेपी के साथ इन लोगों का गठबंधन हुआ, जिसमें से शिवसेना टूटी और शिवसेना यूबीटी बनी और एक से एनसीपी बनी और एक शरद चंद्र पवार की पार्टी अलग बन जाती, लेकिन अजीत पवार के ऊपर लगे घोटालों के आरोप तब धुल दिए जाते हैं जब उनकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेती है और महाराष्ट्र की सत्ता में आ जाती है। यही नहीं, अजीत पवार जी के ऊपर एक अवैध बेनामी जमीन का भी आरोप लगा था, वो 1000 करोड़ रुपए का घोटाला था। 2024 में जब वो दोबारा डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते हैं तो फिर उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। यही नहीं, महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेशन बैंक स्कैम में 25,000 करोड़ रुपए का आरोप लगा, लेकिन 2024 में जब इस केस की मुंबई पुलिस फाइनल रिपोर्ट फाइल करती है तो उसमें बता दिया जाता है कि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स था। मतलब गजब हाल है, पता नहीं क्या पहले जांच के पहले ये सब चीजें नहीं देखी गई थी। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वो बहुत बड़े पॉलिटिशियंस थे और उनकी छवि पर इस तरीके से घोटाले का आरोप लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती। तो कोई नेता की तरफ कोई एजेंसियां ऐसे नहीं जाती बिना सबूत। अगला आरोप इनके ऊपर 2021 में लगा था सचिन वाजे जो पुलिस ऑफिसर थे, उनके साथ करप्शन करने का, लेकिन बाद में इसे भी डिनाई कर दिया जाता है। अब आप खुद सोचिए कि एक अवैध खनन का मामला जहां पर आईपीएस अधिकारी गई, उसको शिकायतें मिल रही थी लगातार कि यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, उसके बाद किसी राज्य के डिप्टी सीएम का फोन आना मतलब बताता है कि मामला अपने आप में गंभीर है। अब सवाल इसमें यही है कि क्या बीजेपी इस पर एक्शन लेगी, क्योंकि मोदी जी तो यही बोलते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब उन्हीं के साथ गठबंधन में जो पार्टी है वो कुछ ऐसा कर रही है, तो क्या उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको भी जरूरत है और यही सियासत है और इसी के इर्द गिर्द सियासत नाचती है। फिलहाल आप पूरा वीडियो देखिए और कमेंट में बताइए आपका क्या ओपिनियन है इसमें और क्या आगे एक्शन करना चाहिए, क्योंकि जो अधिकारी खुलेआम काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है कि कोई पॉलिटिशियन आता है और उन्हें दबा दिया जाता है। ऑफिस से ही हमको, हाँ, तो हमको उनको मदद करने का ही काम है सर। आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है।